किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह ले उसको आप, वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। मैंने सीधे का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। और आमने सामने में भी अमिताभ नंबर 3, अमिताभ नंबर 1 इंडिया में, अमिताभ नंबर 2 शहरियार आफरीदी, अमिताभ नंबर 3 फैसल वावडा। फैसल वावडा की नाकाम अदाकारी और उसका फिर हश्र आप देख रहे थे। यार खुदा के वास्ते अभी तो बात करनी शुरू की है यार। फैसल वावडा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे और जाहिर है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद डैम बनने के हवाले से कोई अपडेट देना ही रहा होगा आवाम को। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीटीआई तो जब ब्रेक लगाना होता है तो एक्सीलेटर पे पांव पड़ जाता है और जब एक्सीलेटर देना होता है तो उन्हें हैंड ब्रेक खींचना याद आ जाता है। मोस्ट ऑफ देम यही मसाइल के शिकार हैं। कन्फ्यूजन बहुत है वज़रा में। फैसल वावडा साहब के साथ भी ये कन्फ्यूजन काफ़ी अरसे से, वहाँ पुलिस और रेंजर्स दहशतगर्दों से मुठभेड़ कर रही थी, इन्होंने पिस्तौल लगाई और पहुँच गए वहाँ जा कर के और उनको ललकारने लगे। लेकिन ललकारा भी होशियार हैं, ललकारा भी उन्होंने सिर्फ कैमरे के सामने, दहशतगर्दों के पास नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरा ख्याल है कि मामला शायद मुख्तलिफ होते, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत शायद ना आती। लेकिन फैसल वावडा साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जलाली मूड में थे। जब जिक्र आया अपने पसंदीदा सियासी कैरेक्टर का, पसंदीदा सियासी कैरेक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक है, 1 नवाज शरीफ और 2 शहबाज शरीफ। जब जिक्र आया शहबाज शरीफ साहब का तो उनकी ज़रा जज्बाती अदाकारी पहले मुलाहिजा कीजिए क्या फरमा रहे थे। मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दे हो और वो ड्रामा करे शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी। अगर कोई ड्रामा करने वाला, वो भी मुजरिम, जेल से निकल के आए, आके हमसे सवाल करे, ये भी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि एक मुजरिम को हम जवाब दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं किसी के बाप का नौकर है, गुलाम नहीं हूं कि पीएससी ने कह दिया तो कोई आसमानी फरमान मेरे पर नाउजुबिल्लाह आ गया। अक्सर लोग मुझ पर यह एतराज़ करते हैं कि मैं एमएनएज और एमपीएस से बात करते हुए या सेनेटर से बात करते हुए प्रोटोकॉल्स का, नॉर्म्स का ख्याल नहीं करता। तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूं कि इस्तेकाक हमेशा एमएनए, एमपीए, सेनेटर या किसी खास आदमी का क्यों होता है? एक आम आदमी का इस्तेकाक कहां गारत हो जाता है? ये वही आम आदमी है ना जो इन एमएनएज और एमपीएस को अपने सरों पे मुसल्लत करता है और उसके बाद 5 साल जूता खाता है। फैसल वावडा को अगर उनके हल्के के अवाम लिफ्ट ना कराते तो फैसल वावडा कहां थे? आरिफ अलवी, अगर अवाम उनके रक्षा चलाओ मुहिम के झांसे में नहीं आते तो आरिफ अलवी को ऐवान सदर का अलिफ भी देखना नसीब होता। अगर अवाम को उस वक्त शऊर होता, मैं दोबारा बात दोहराता हूं, अगर अवाम को शऊर होता और अवाम ने उस वक्त के एमएनए, उस वक्त के नाकाम एमएनए आरिफ अलवी साहब के उस 1.5 फुट पानी में कश्ती चलाने वाले भौंडे और मज़ाक़ खेज ड्रामे को भांप लिया होता तो क्या आरिफ अलवी साहब को ऐवान सदर की सड़क देखना भी नसीब होती? उस पर यह कहा जा रहा है कि हमारे अवाम बाशऊर हैं। जब यह लतीफ़ा सुनाया जाता है तो मुझे बहुत हंसी आती है। अगर हमारे अवाम बाशऊर होते, अगर मैं और आप बाशऊर होते तो आज हमारी ये हालत होती जो है। खुद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट में हुकूमत ने तस्लीम किया कि हमारी शरह ख्वानदगी कम हुई है। और हमारे यहां बाय द वे ख्वानदा कहा किसे जाता है? वो जो बसों का नंबर पढ़ ले। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। फैसल वावडा साहब को इस एक बात पर तकलीफ थी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम, क्रिमिनल अंग्रेजी में, यह ज्यादा सकील लफ्ज है, एक सजा याफ्ता मुजरिम की क्या मजाल कि वो उन्हें तलब करे अपने दफ्तर में और उनसे मिजाज पुरसी करे, उनसे ये पूछे कि तुमने ये क्यों किया और वो क्यों किया। हुजूर, कराची में कराची का बेड़ा गर्क करने वाली जमात एक है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। आप उसको कोई नाम दे लीजिए। आप जब उस सियासी जमात को इख्तिदार में शामिल होने के लिए आमन्ना सदकना करके, लल्लो चप्पो करके, खुशामद करके, आप जब उसकी मिन्नतें तरले करके यहां तक पहुंच गए तो यहां क्या आकर के आफत पड़ी थी? अधूरा इल्म किसी ने कहा था कि नुकसानदेह होता है। आज मुझे यह वाकया हकीकत नजर आ रहा है। इल्म तो आपने पाया लेकिन अधूरा। आपको शहबाज शरीफ पर एतराज है, वो मेरे मामू के लड़के नहीं है, मैं कई दफा उनकी खिंचाई कर चुका हूं।
लेकिन हुजूर, ये अल्ताफ हुसैन चाहे कितने ही 2 नंबर आदमी था, मगर एक बात उसकी मैं हर फोरम पे कोट करता हूं, एमक्यूएम वाले खुश हो जाएं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जितना हलवा समझ में आ रहा है उतना ठीक है, हलाल है, और उसके बाद अगर वो हलवा अपोजिशन के हत्थे लग गया तो आपको एतराज हो जाता है, वहां फिर कानूनी पेचीदगियां आ जाती हैं। इसी वजारत के घमंड में फैसल वावडा साहब ने बजाय ब्रेक लगाने के एक्सीलेटर पे पांव दबा दिया, और उसके बाद क्या हश्र हुआ जरा दिखाइएगा भैया, एक बुजुर्ग से उनकी क्या तल्ख कलामी हुई। मेरी पैदाइश से पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जब मेरी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुके थे बिडर्स की, तो मैं उसका जवाब दे कैसे होता हूं? क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। मुझे जब मैं टेलीविजन पे सहाफ़ी हजरात को देखा करता था कि वो मिनिस्टर से माफ़िया मंगवा रहे हैं, वो तो मैं सोचा करता था कि यार ये इन लोगों को अपनी बिलावजह जो है ना वो टीआरपी बढ़वाने के लिए मौका मिल गया है वो। लेकिन आज मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि कहते हैं भंड किसी से भी हो सकता है, ये प्रोडक्शन का लफ्ज़ है, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, लेकिन उस जगह खड़े हो जाना, उस पर जम जाना और फिर उसके बाद इसरार करना, ये कार्य जहल कहलाता है। फैसल वावडा साहब से भंड तो हुआ, लेकिन होशियार हैं। जैसे ही उन्हें इदराक हुआ कि उनके मुंह से निकला क्या है, उसके बाद आप देखिए कैसा तरकीब नंबर 313 का इस्तेमाल किया और उनकी टोन कैसे चेंज हुई, जरा दिखाना भाई। मैंने सीधे का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूं, ठीक है, मैं माजरत कर लेता हूं। आपने फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन को माफी मांगते देखा था? मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर पे जो वीसीआर उस वक्त था उसमें नजर नहीं आया मुझे। आपने किसी और फिल्म में अमिताभ को माफी मांगते देखा है? अगर देखा हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे व्हाटएवर कीजिए, मुझे बताइए। तो फिर ये अमिताभ बच्चन सोएम, अमिताभ बच्चन सानी का जो हश्र हुआ, कल अमिताभ बच्चन दोएम के साथ जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो नजर नहीं आया था फैसल वावडा मुद्दजलहू अली को? हर जगह पहुंच करके और जज्बाती अदाकारी के जौहर दिखाते हैं माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि फन अदाकारी में जौहर दिखाते तो शायद आज कम से कम वो कहते हैं कि नाना पाटेकर की जगह तो पहुंच चुके होते। हालांकि खुश शक्ल आदमी में शक्ल का मवाजना नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं। इतने चौड़े होते हैं कि दरवाजे से गुजरना मुश्किल होता है, ललकारने पे आते हैं तो आकर के फैसल अली रजा आब्दी गवर्नर हाउस में खड़े होकर के कह रहे थे कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे। कहां किया? जब दावड़ साहब के हवाले से मैंने एपिसोड की थी, उसमें मैंने इनका साउंड बाइट चलाया था कि हम फलां कर देंगे और हम ढिका कर देंगे। हालांकि मौसूफ सिर्फ हवाई फायर के काम आते हैं, अल्लाह का शुक्र है वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, तो क्या हुआ, हवाई फायरिंग ही करते रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, दावड़ साहब मरून के मुजरिमों को, उनके कातिलों को अगर रहम आ जाए, अगर वो टाइम पास के मूड में हो और वो आके खुद अपनी गिरफ्तारी आपको विकेट दे दें, तब एक अलग बात है। फिर आप उसको लेकर के हवा में उड़ते रहिएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। टॉम एंड जेरी की फिर हम दूसरी शक्ल देखेंगे। लेकिन हुजूर गजब खुदा का, मैं तो हैरान हूं कि इतने सीनियर पोजीशंस पर मुतमक्किन लोग इतने गैर संजीदा कैसे हो सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो इनके साथ हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया, उसके बाद भी फैसल वावडा साहब को यह समझ में नहीं आया कि उन्हें उनकी ही हैज गॉट अ प्रोटोकॉल, ही हैज गॉट अ पोजीशन, उनको जो कुछ कहना है उन्हें सोच समझ के कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो पीटीआई ही क्या, वो पीटीआई वुज़रा क्या जो हुदूद और क़ुयूद का ख्याल कर लें। यहां मैं जाऊंगा मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे। फतवा सेगमेंट आज इसी पर रखिए, कल बल्कि कल के बारे में बाद में बात करेंगे। आज प्रोग्राम में जब वापस आऊंगा तो अपने मेहमानों को तारुफ आपसे उसी वक्त करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे, अपने मेहमानों से तारुफ कराते चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रमेश कुमार साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहतरमा रोमीना खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, और अखुनज़ादा चट्टान साहब हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिफा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ आज मैंने कानूनी सहारा लेने की कोशिश की और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार साहब। इनसे हम मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू करके सीर हासिल बहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर रमेश कुमार साहब, आपका मिजाज है और एक है आपके दीगर वुज़रा का मिजाज। सर
1000 मील का फर्क है। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप उनके करदा या नाकरदा गुनाहों की सफाई पेश कीजिए, लेकिन फिर भी हुजूर जो बुकराती मैंने सेगमेंट नंबर 1 में फतवे के तौर पर दागी, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक नहीं है? थैंक यू नूरुल आरफिन। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, और वैसे भी मीडिया के सामने या पब्लिक के आगे अगर आते हैं तो इस वक्त लाजमी है, एक मेंबर नहीं, और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट के नुमाइंदे हैं तो उनको सोबर तरीके से बात करनी चाहिए। और आज जो कुछ चीज़ें हुई हैं या 2-3 दिनों से कुछ हमारे वज़रा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है या सामने फिर रिएक्शन आ रहा है, मैं आज भी शाम को एक प्रोग्राम में था तो मैंने यही कहा कि इससे अवामी मसले मसाइल हल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ हमें अवामी मसले मसाइल की तरफ जाना चाहिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, मगर जिस किस्म की ये माजाराई 3-4 दिनों से हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, और ये एक जगहसाई है और ये चीज़ों से बाज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन JIT को देख रही है, JIT का क्या डिसीजन आता है वो भी होना चाहिए। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी को मिली है तो वो भी हुकूमत ने डिसीजन किया है, मिली है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे नहीं पेश होने की बात करना, ये भी सारी चीज़ें गलत है। जब एक रूल ऑफ लॉ के तहत चलना चाहिए कि कानून क्या कहता है और उस कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर हम कानून को एक दिन फॉलो नहीं करें, दूसरे दिन फिर उसी चीज़ को फिर दोबारा के हाँ ठीक है हम आते हैं, तो फिर वो बातें आती हैं, इशारे उठती हैं, उंगलियाँ उठती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैं तो आपको पता है कि पहले भी ये कहता हूं कि जो सब जुडिशियस मैटर है उसके ऊपर तबसरे भी इतने क्यों? आप ठीक है अपने कमेंट्स थे, मगर उसके ऊपर आप अपने आपको, वैसे हमारी एक इंसानियत मजहब भी इजाज़त नहीं देता कि किसी मुलजिम को हम मुजरिम कह दें, या किसी जो है वो इंसान के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम हो और उसको हम पहले ही चोर कहला दें। हमें किसी को कहने का हक नहीं है, और हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें एक राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो है करप्शन फ्री पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग फ्री पाकिस्तान, ठीक है, अच्छी चीज़ें हो रही है, एहतसाब हो रहा है, नैब कर रही है, FIA कर रही है, जुडिशरी कर रही है। अगर PTI हमारी गवर्नमेंट के पास किसी के हवाले से भी कोई अगर ऐसे प्रूफ्स हैं तो वो बिल्कुल उसको भेजने चाहिए, और उसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अगर बात आती है तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर अपोजिशन को भी समझती है कि भाई हमारे खिलाफ ये है। अगर कोई PTI के कुछ लोगों को अगर स्पेयर किया जा रहा है, वो अगर उन चीज़ों को हाईलाइट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर करप्शन फ्री पाकिस्तान करना है तो हमें हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, और एक रूल ऑफ लॉ के तहत। मैं तो आज भी कहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 2008 से 2013 तक नहीं कर सकी, 13 से 18 तक नहीं कर सकी, इस एहतसाब का अमल होना चाहिए। और इस एहतसाब के थ्रू अगर रिफॉर्म करना है, अगर इन एहतसाब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, रिफॉर्म होना चाहिए, मगर उनको रिफॉर्म के तहत उनको और मजबूत करें। ऐसे नहीं उनके ऊपर पाबंदियां लगें और उसके ऊपर हम कहें कि भाई ये अब इनके इख्तियारात में कमी की जाए। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क को कड़े एहतसाब की ज़रूरत है। हाँ, उस कड़े एहतसाब के अंदर अगर कोई विक्टिमाइजेशन की बू आ जाए, कहीं पे इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस की नज़र आती है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें तैयार रहना भी चाहिए। और उस हवाले से अपोजिशन को के साथ हम तावन भी करेंगे, हमारे साथ भी अपोजिशन तावन करे। रिफॉर्म कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए, मगर हम इल्ज़ाम के ऊपर अगर गवर्नमेंट फेडरल हमारी है तो हम इल्ज़ाम लगाएं, प्रोविंशियल अगर पीपल्स पार्टी है वो इल्ज़ाम लगाएं। मैं समझता हूं हमें अवाम के मसले मसाइल की तरफ जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूं सियासत एक इबादत है, खिदमत है। कम से कम हर पार्लियामेंटेरियन को जहां पे भी हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, हम अपने ज़मीर को जिंदा रखें और सही बात करें। दुरुस्त है सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, थोड़ा सा खातिर जमा रखिएगा। मोहतरमा रूमीना साहिबा, बड़ी तसल्ली से आपकी सारी गुफ्तगू उन्होंने सुनी। मोहतरमा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए मैं ये जानने की जिसारत करूँगा कि ये अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं कि नाकाम कोशिश, और उसका असर भी आपने देखा। आपके ख्याल में वो जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इखलाकन मुजरिम कह दिया, अगर आप उसकी मेरे ख्याल है कि दाग धब्बे धोने पे चली जाएंगी तो वो मेरे ख्याल है किसी कंपनी का इश्तिहार बन जाएगा, उसमें जाए बगैर पाकिस्तानी जमहूरियत का ये चेहरा कैसा लगता है कि एक आदमी थोड़ी देर पहले हथकड़ी पहने हुए होता है, उससे पूछगछ की जा रही होती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको साफ बना करके पाउडर
वगैरह लगा करके और उसको ला करके चेयरमैन पीएसी की कुर्सी पेश कर दी जाती है। इस सिलसिले में आपके नादिर, नायाब और अनमोल ख्यालात। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। वाकई ही मैं तसल्ली में सुन रही थी रमेश साहब की बातें, क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन क्या ही भला होता कि अगर उनकी अपनी पार्टी मुशवरा जात से मुस्तफीद हो जाती, क्योंकि वहाँ पर तो हर कोई शहंशाह है और हर एक जो है वो मर्द टांगे वाला लग रहा है मुझे आजकल। लेकिन जहाँ तक फैसल वाडा साहब का ताल्लुक है, वो ये भूल जाते हैं। मुझे इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं किसी सर्फ कंपनी की तरफ से हूँ, ना मुझे किसी का कुछ जो है वो बेचना या खरीदना है। सिर्फ एक बात करनी है, क्योंकि हम लोग जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर 342 लोग बैठते हैं, जिनमें से कुछ जो है वो ऑपोजिशन में और कुछ जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं। यही सवाल जब पार्लियामेंट में कोई भी पार्लियामेंटेरियन वाडा साहब से पूछेगा तो तब उनको क्या उस सवालों का जवाब देना नहीं पड़ेगा? तब वो क्या कहेंगे कि मैं किसी के बाप का मुलाजिम हूं या मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं और दिस एंड दैट। तो मेरे ख्याल में उनको ग्रो अप कर जाना चाहिए और जो उनके सो कॉल्ड बहुत बड़े जो लीडर हैं, जो उनको लेकर आए हैं और जिन्होंने ऐसे तोहफे कौम को दिए हुए हैं, उनको चाहिए कि अब भी वो अपने जो है आंखें खोल लें और देख लें कि इस किस्म की चीजें या इस किस्म के ब्रांड जो है वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान के मुल्क को इनकी जरूरत ऐसे लोगों की नहीं है। और मेरे ख्याल में वो जहालत से भरा हुआ एक काफी बड़ा मजमुआ उनका जो है वो गुफ्तगू का नजर आता है। और बड़े पहले ठोक बजा के कहते हैं कि मैं द जेम्स बॉन्ड, और 2 मिनट बाद उनको माफी याद आ जाती है। और मेरे ख्याल में दिस इज द वे कि आप बताते हैं कि आप क्या हैं। बाकी जहां तक आपने बात की कि पीएसी में पाउडर और वो लगा के बिठाया जाता है, तो मैं आपको बड़े क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में ये बताना चाहती हूं कि जो इंसान यहां पर पार्लियामेंट के अंदर आया हुआ है वो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं। उनके ऊपर अभी केसेस को लगाया गया है, इंक्वायरी हो रही है, वो साबित नहीं हुए कि वो मुजरिम है। लिहाजा ये बात करना, ये चीजें इन चीजों को एक अंदाज है देखने का अपना अपना, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने जो चीजें उनके पूछने वाली हैं वो उन पर जरूर सवाल करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन जो पीएसी है उसके वो चेयरमैन भी हैं और प्लस वो अपोजिशन लीडर भी हैं और पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी हैं। और ये हक पार्लियामेंट ने उनको दिया है, इलेक्टेड कमेटी के मेंबर्स से, वो जिनसे वो इलेक्ट होकर चेयरमैन बने, उन्होंने दिया है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को बड़े वाज़ेह अंदाज में सोचना चाहिए। और जब आप मिनिस्ट्री लेते हैं तो आप उन तमाम चीजों के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम हेड ऑफ द मिनिस्टर होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको सबक पहले पढ़ा लेना चाहिए और फिर उसके बाद जो है उन लोगों को वजीर बनाना चाहिए। राइट मैम। अखुनज़ादा साहब, सर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं आपके दिल में एक एहसास महरूमी जन्म नहीं लेता? आपकी पार्टी में ऐसा कोई कैरेक्टर तो है नहीं मेरा ख्याल है, अगर है तो मेरी मालूमात में इजाफे के लिए बताइए। और दूसरा, जब आप बचपन में इस तरह की फिल्में देखा करते थे, जो फिल्में इन लोगों ने ज़्यादा देखी मेरे ख्याल है और वो उनके आसाब पर सवार हो चुकी हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसे अपनाने की, सियासत में आने के बाद आपने ख्वाहिश की? मैम, ये आपने मेरी फुल टॉस के अंदर आकर के जो है ना जी। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है और मुझे बहुत ज्यादा गिला है इस बात पे कि कहां अमिताभ बच्चन और कहां आपने क्या कर दिया। ये वैसे बहुत ज्यादती नहीं की आपने? चले, ये ज्यादती अब तो हो गई। अखुनज़ादा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपको गिला नहीं होता जिंदगी से? वो बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। ओ मैम, जी सर, और रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं और दिल की बात बताऊं बगैर मुनाफिकत की, तो मैं तो खुद कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपनी सियासत को जारी रखूं या सियासत को छोड़ दूं, क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं कि सियासत में बहुत इज्जत समझते थे और हम सियासत को बहुत इज्जत के कारोबार समझते थे और लोगों को खिदमत समझते थे और उसको इबादत समझते थे। इसलिए अपने बाप दादा की ज़मीनें बेच बेच के हम सियासत कर रहे हैं। लेकिन आजकल सियासत जिस नहज पे जा रही है
और पीटीआई में मेरा भाई रमेश भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मुहज़्ज़ब इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसका अपना इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए पीटीआई में जगह नहीं है। पीटीआई में वजारत इन लोगों को दिया जाता है जो सबसे बड़ा बदतमीज़ हो, जो 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 सबसे ज़्यादा गलत बातें कर सकते हो, जो गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हो। एक ज़माना था कि सियासतदान सख्त भी बात करते तो लोग कहते कि पार्लिमानी ज़बान में ये बात किया, क्योंकि पार्लिमान का अपना एक ज़बान होता था और बहुत मीठा ज़बान होता था, बात इशारों में की जाती थी। लेकिन आजकल तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और पीटीआई की वजह से, जो पीटीआई जब से सियासत में आई है तो वो तमीज़ नाम का वो चीज़ बिल्कुल सियासत से बाहर हो चुका है। तो पीटीआई में ऐसे ही लोग चलते हैं। आप देख ली यहाँ का जो स्पोक्समैन है फवाद चौधरी साहब का ज़बान आप देख ली, क्या एक वफाकी मिनिस्टर के अल्फाज ऐसे होते हैं, इनका ज़बान ऐसा होता है। आप चौहान साहब जो पंजाब का मिनिस्टर है, जो इतने बड़ी सूबे का वो नुमाइंदगी करते हैं, और तो इसके आप ज़बान का हालात देख ले। और कुछ छोड़ दे, बज़ाते खुद जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब का आप बयान देख ले। दावे तो ये लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब टाइम आ जाती है तो फिर अपना असलियत दिखाते हैं कि ये इन लोगों की असलियत है। चलिए सर, अब मुझे थोड़ा सा गुफ्तगू फरमाने दीजिए बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार साहब से। बैरिस्टर साहब, सर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये पहला मौका है जब आप मेरे शो को रौनक बख्श रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा, पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल आम आदमी करे, MNA करे, MPA करे या कोई मिनिस्टर करे, उसमें फ़र्क क्या है? और दूसरा, एक आम आदमी जब अपने रहनुमाओं को, अपने मसीहाओं को इस किस्म की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, इस किस्म के छिछोरे हरकत में या इस किस्म के अफ़ाल में मुलव्विस देखता है, तो किस किस्म का मैसेज एक आम आदमी तक, एक बच्चों तक जाता है? क्या दुनिया हमारा तासुर लेती है? क्या आपके ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? जनाब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मेरा पहली दफ़ा मैंने आपको यहाँ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इसमें सबसे पहला जो आपका सवाल था कि पार्लियामानी या गैर पार्लियामानी ज़ुबान में फ़र्क क्या है जब कि मैंने या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूज़ करे और जब एक आम इंसान यूज़ करे। इसमें एक तो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये एक मोरल से डेवलप हुआ है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है कि आप जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो लोग आपसे कोई सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप जो है वो बाखलाक होंगे, बाकिरदार होंगे, और इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन है, और ये जो वावड़ा साहब ने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ा सा एक लीगल टच आता है कि वो जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुजरिम कहा, वो एक गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसकी वायलेशन है। मतलब ये हमने काफ़ी हमारे मुआशरे में देखा है कि लोग जो है, कोई भी अक्यूज अगर हो जाता है, किसी के ऊपर FIR दाखिल हो जाती है, उसको मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं, जबकि लॉ में ऐसा नहीं है। कानून में ये है कि जब तक वो उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता कि वो जो है उसने कोई भी जुर्म किया है, तब तक उसको मुजरिम नहीं कहते। तो जब हम सोसाइटी में ये देखते हैं, और ये हमारे MPs MNAs जो हैं ये सोसाइटी की एक उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह की लैंग्वेज आना वो एक इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि लोग इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, दुरुस्त है? ये मुझे बताइएगा, इस एक नजरिए को अगर हम सामने रखें जो कि जाहिर है कि कानूनी है, इसमें पेचीदगियां तो बिल्कुल भी नहीं है, इबाहम जरा सा भी नहीं है, वजाहत बिल्कुल है। इस हिसाब से राव अनवार साहब वो भी मासूम है, क्या कहेंगे? राव अनवार साहब के ऊपर भी जी बिल्कुल, जब तक अदालत कोई फैसला नहीं दे देती कि जनाब ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद एविडेंस ये वो सारा कुछ सुन के उसके बाद जब तक एक जज फैसला नहीं दे देता कि आपने जो है ये काम किया है, ये जुर्म किया, तब तक कोई भी मुजरिम नहीं है। हम अपने मोरल स्टैंडर्ड्स, जो अखलाकियात के हवाले से हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें देख के, आजकल मीडिया जो है हमारा इतना वाइब्रेंट हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें कोर्ट के फैसले के बाद पता चलती हैं तो वो मीडिया के थ्रू पहले से ही पता चल जाती हैं, उस हिसाब से हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो हमारे आम रोज़ाना वाले फैसलों से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, एविडेंस देखा जाता है दोनों की तरफ से, तो वहां जो फैसला होगा तो वो माना जाता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है।
जो आपका दूसरा सवाल था कि इसका जो है वो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये नेशनली एंड इंटरनेशनली क्या इनके असरात पड़ते हैं? बिल्कुल जनाब, इनके असरात जो है बिल्कुल एक नेगेटिव बुरे पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो हमें इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस तो ये है कि इंग्लैंड का एमपी एक 5 मिनट लेट जाता है तो वो वहां पे इस्तीफा देके रिजाइन करके आ जाता है कि मैंने इस अवाम की इज्जत नहीं की, और यहां पे जो है वो कुछ भी हो जाए तो वहां पे कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो ये बात अखलाकियात में ना सिर्फ पीटीआई के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे अप्लाई करूंगा, बल्कि मैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वालों पे भी अप्लाई करूंगा, हर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। क्योंकि अगर ये देखा जाए, अगर हम वावड़ा साहब को इस बात पे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने जो है वो एमएनए होके इतनी गैर पार्लियामानी लैंग्वेज क्यों यूज की, तो हमें डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को जो है वो क्रिटिसाइज बिल्कुल करना चाहिए कि आप खुद क्यों नहीं पीएससी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों आपकी पार्टी जो है वो इतने देर से जो है वो आपके पीछे लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कोई बादशाह आता है ना। मैं अब सिर्फ कानूनदान नहीं हूं, मैं एक आम शहरी भी हूं, मैं ये चीजें सारी देखता हूं कि यहां पे आप इंग्लैंड को छोड़े, यूएसए को छोड़े, आप मॉरिशस चले जाएं, वहां पे एंटी टेररिज्म लॉ के एक बिल पे अग्रीमेंट ना होने की वजह से मॉरिशस जाने की, इस पर इंशाअल्लाह ताला गौर खौफ सर एक लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ वक्फे पर जाना है। इस दौरान में मैं और आप जरा ये भी सोचते हैं कि मॉरिशस जाने के लिए जो वो किराए भाड़े का इंतजाम कौन करेगा। नाजरीन, यहाँ जाना है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी अहम नुक्ते को ढूंढ ही लेंगे बात करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में आन पहुंचे हैं। सर रमेश साहब, ये मुझे बताइएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि फैसल वावड़ा साहब के हवाले से कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। अच्छा, मैं अब इस तस्करे को खत्म कर रहा हूं, फवाद चौधरी साहब पर आता हूं। वो फरमा रहे हैं किसी मां की बद्दुआ पीपल्स पार्टी को ले डूबी। ये सियासत माँ बाप के गिर्द क्यों घूमने लगी है? सियासत में कोई और काम नहीं है? आवाम को रिलीफ देना, 15 रुपए कमी की सिफारिश की ओगरा ने, आपने 4 रुपए का लॉलीपॉप देके टाइम पास कर दिया। उसके बाद तब्दीली के 100 दिन के नाम से हमें तजावुजात दिखा दिखा करके और बताया गया कि जी देखो अब पाकिस्तान बदलेगा। महंगाई का एक तूफान हमें लिए जा रहा है। ये हम माँ बाप के पीछे पड़े हुए, क्या किया माँ बाप ने? नूरुल आरफीन, ये तो बेचारे दोनों नए हैं और इनसे तो गलतियां हो रही है, मगर ये जो पुराने सियासतदान हैं जो दूसरी तीसरी मर्तबा भी अगर असेंबली में आए हैं, जो बैरिस्टर साहब ने बात की कि ये पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से कुछ सीनियर लोग जो है वो भी ऐसी बात जब करते हैं, मुझे एतबार करेंगे एक पार्लियामेंटेरियन का मोरली नहीं, सिर्फ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पार्लियामेंट के अंदर वो नुमाइंदे बन के आते हैं तो वो 2 लाख लोगों की आवाज होते हैं। उस हल्के से जब नुमाइंदे होके आते हैं तो फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं तो हमेशा सर मैं इस मौजू को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस मौजू को और खोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम जरा इसी मौजू का सहारा लेकर के आगे बढ़े। फवाद चौधरी साहब ने आज फरमाया है वजीर आला सिंध को पैसे दें तो लंदन और दुबई से बरामद होते हैं, रकम महल्लात खरीदने में इस्तेमाल हुई, कराची में तरक्याती काम के लिए रकम ओमनी ग्रुप को नहीं दे सकते। सर 50,000 दफा ये बात कही जा चुकी है आपके वज़रा की जानिब से कि जी रकम जो है वो खुर्द-बुर्द की गई है। 2,000 अरब, 22,000 अरब, पता नहीं कितने हजार अरब, मैंने तो खैर इतनी काउंटिंग ही नहीं सीखी है। सर आपके ख्याल में किसी वजीर को अपना मुंह खोल करके बयान दागने से पहले कोई सबूत, कोई एविडेंसेस कुछ सामने नहीं रखने चाहिए मीडिया के, अवाम के, कि जी ये है वो रुका, ये है वो लव लेटर के जिसपे साबित है कि इसने इतने हजार अरब रुपए की करप्शन की है। महज वो वजीर इत्तलात है तो मैं मान लूं कि कितने अरब रुपए की करप्शन की है। नूरुल आरफीन, आप सिंध में रहते हैं, मैं मानता हूं कि सिंध के अंदर इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, मगर उसके लिए कौन बैठा है? इदारे बैठे हैं, एफआईए बैठी है, नैब बैठी है। हमारे पास अगर कोई प्रूफ हो तो हम उनकी तरफ रेफर करें, और आज तक हमने अभी 4 महीने में कोई केस रेफर नहीं किया। ये माजी के केस बने हुए हैं, और ये माजी के जो केस बने हुए हैं, ये केस 2.5 साल पहले चौधरी निसार ने ये बनाए थे, जो इस वक्त JIT ने जो दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है।
अगर उन केसेस के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, मैं समझता हूं इन इश्यूज के ऊपर कोर्ट के ऊपर बाहर कोर्ट दूसरी लगाना, ये एक सब जुडिशियल मैटर के ऊपर भी वैसे गलत है। और इस वजह की वजह से इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। फिर लाजमी है जो दूसरी पार्टी वाला है वो भी कहता है कि कोई इन्फ्लुएंस है, कोई इंटरफेरेंस है, जबकि है भी नहीं इन किसी इदारे के ऊपर। मैं बशीर मेमन को भी जानता हूं, FIA के अंदर जस्टिस जावेद इकबाल को भी जानता हूं, क्लियर कहता हूं किसी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस की तरफ नहीं जा सकती ये चीजें, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकती, मगर इन स्टेटमेंटों की वजह से और चीजें खराब होती है। मैं समझता हूं हम हर आदमी को अपना रोल इख्तियार करना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप बिल्कुल दें, आप बिल्कुल दें कि भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर कहता है कि भाई सिंध के अंदर करप्शन है, हम इस वजह से कोई चेक एंड बैलेंस के बाद ये पैसे रिलीव करते हैं, हमारा फेडरल गवर्नमेंट हमें इतना हिस्सा दे रहे हैं, हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछे, मगर वो भी अदब और आदाब के। अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बना है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना है जब उसके कुर्सी के ऊपर आ गया है, तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे बताएं कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे, मगर जब वो सदर पाकिस्तान बने तो 4 साल उसको हर बंदा सदर पाकिस्तान कहता था। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनाए तो कम से कम हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को उनको वजीर आजम कहना चाहिए। जिस भी तरह जब चीजें हो जाती हैं तो कम से कम इन चीजों के ऊपर अगर हम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूं उन चीजों को लोग, आम पब्लिक, पढ़ा लिखा लोग उन चीजों को लाइक नहीं करता और वो चैनल चेंज कर देता है कि यार ये लोग बैठे हैं, ये ऐसी बात करेंगे जिसके ऊपर मैं और सीनियर सियासतदानों को वो एक नक्शा कदम होते हैं। मैं जब प्रमोशन होते हैं 1920 के 2021 के, तो मैं एथिक्स के ऊपर लेक्चर देने चाहता हूं स्टाफ कॉलेज में, इधर लाहौर में, इधर NTU, हर जगह पे मैं स्टाफ, मैं तो समझता हूं अब इन पार्लियामेंटेरियन के लिए भी ये एक एथिक्स का मैं लेक्चर दूं और सारे सेमिनार में खोलूं, उनको सबको बताऊं कि मजहब भी जो है, एक मजहब भी जो है इंसानियत सिखाता है, और इंसानियत, जिस बंदे में इंसानियत नहीं है तो वो कभी रहबर नहीं हो सकता। रहबर के लिए इंसानियत पहले होनी चाहिए, उसके बाद उधर बरकत आती है, उसके बाद नहीं, लेकिन देखें अभी एक इंसानियत का सबूत दिया है ये अखबार की खबर ने। कितनी अच्छी खबर है। मैम रुमीना साहिबा, आपका डिस्प्लेजर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन प्लीज अल्लाह के वास्ते में बोर हो जाऊंगा, इस एक मौजू को हम नहीं जिक्र करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के गवाह बन गए। मैम ये जमहूरियत को तो खतरा हो गया। एक लफ्ज आप भूल गए जी। क्या हो गया? जमहूरियत को खतरा नहीं? आपने वो बोला ही नहीं, आपने कहा डिस्प्लेजर में नहीं। अरे वादा माफ गवाह शायद मैंने सुना है। जी वादा माफ, ये कहा है, जी जा रहा है। जी बात ये है कि कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि फवाद हसन वादा माफ गवाह बन गए, ये वादा माफ गवाह बन गए, वो वादा माफ गवाह बन गए। ऐसी कई चीजें आती और जाती है, लेकिन जब चीजें प्रूव करने का वक्त आता है, तब जब बात होगी तब पता चलेगा। अभी तो जो जिसने हवाइयां छोड़नी है, जो जिधर जो बात कर रहा है वो करता रहे। अभी जब चीजें आएंगी, सवाल जवाब होंगे, बातें आएंगी, तो मेरे ख्याल में तब बात करने का ज्यादा मजा आएगा, और तब फिर जो है मैं प्लेजर और डिसप्लेजर पे बात करूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि रमेश साहब ने कहा वो एक सेमिनार करवाना चाहते हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत PTI को है, क्योंकि वो अभी नई आई है। 22 साल से बेचारे ग्रो अप ही नहीं हो रहे, उनको समझ ही नहीं आ रही। ब्लूमबर्ग में आज का जो आया है, क्या ही अच्छा हो कि आप उस पर भी बात करें कि आज 2016 में वो टॉप 5 में पाकिस्तान का नाम था, कराची का, और आज बदतरीन स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, और वो भी बदतरीन 5वें नंबर पे है। तो कैसी मकफाते अमल है कि जो बातें बड़े बड़े दावे करते थे, ग्रूमिंग की जरूरत इनको है, जो अभी तक ग्रूम नहीं हो सके, जिनको यही नहीं समझ आ रही कि मुल्क चलाना है या क्रिकेट और बल्ला खेलना है। तो मेरे ख्याल में जरूरत इन चीजों की है। और बाकी ये चीजें जो सी आप बात कर रहे हैं कि कोई गवाह बन रहा है और इतने बड़े, तो मेरे ख्याल में अब इतना कुछ हो चुका है कि ये आने वाली जो सी चीजें हैं, ये समटाइम्स वक्त के साथ साथ बड़े अच्छे से ये चीजें सेटल भी होती जाएंगी, क्योंकि कोई पता नहीं अगले दिन जो है कौन सा वजीर माफी मांग लेगा इस पे, कौन जो है वो वादा माफ गवाह के बारे में कहेगा नहीं हो सॉरी, ये नहीं, हम तो ये बात कर रहे थे। तो इसे समझ नहीं आती कि हम लोग जो बात करते हैं टॉक शोज के ऊपर, हम लोगों ने जब आज इस पे बात करें, कल पता चले कि वो फलाना बंदा जो है उसने तो इस पे माजरत कर ली है। दुरुस्त है। तो सर अखुंजादा चट्टान साहब, ये मुझे बताइएगा, आज एक बड़ा चश्मकुशा सा केस है, उसकी कुछ प्रोसीडिंग्स का अहवाल अखबारात में शाया भी हुआ है, वेबसाइट्स ने कंटेन भी किया है।
सिंध में 70,000 एकड़ जंगलात की जमीन को गैर कानूनी तौर पर लीज किया गया है। एडवोकेट जनरल सिंध फरमाते हैं कि जमीन गैर कानूनी तौर पर लीज की गई। जस्टिस फैसल अरब फरमाते हैं जमीन वजीर आला सिंध के हुक्म पर लीज की गई। सर, ये वजीर आला सिंध का प्रोटोकॉल ही था, ये जमहूरियत का हुस्न ही था कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहरियार आफरीदी साहब की थोड़ी सी ट्यूनिंग करने के बाद और चीफ वजीर आला सिंध को ही मिसाल बनाया और ये कहा कि अगर बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनको ट्रैवल करना पड़े तो वो क्या करेंगे और ये हरकत किसने की है। सर, आज वही वजीर आला सिंध जिनको कल हम किसी और हवाले से सोच रहे थे, देख रहे थे, आज उनके नाम पर जस्टिस फैसल अरब साहब का ये कमेंट कि जमीन वजीर आला सिंध के हुक्म पर लीज की गई और एजी सिंध कह रहा है कि ये जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई है। 70,000 एकड़। सर, ये किसी के जहेज की रकम तो नहीं थी, किसी के जहेज के जंगलात तो नहीं थे, ये तो पाकिस्तानी अवाम के पेट पर लात मारी गई अगर तो ऐसा हुआ है। और अगर ना हुआ होता तो जस्टिस साहब को बात करने की जरूरत नहीं आती। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि कोई भी कानून और आईन और मुल्क से बालातर नहीं है, लेकिन सज़ा से पहले सज़ा लोगों को नहीं देना चाहिए। हमने बहुत सारे केसेस देखे कि इसमें बड़े बड़े दावे किए गए। मिसाल के तौर पे डॉक्टर आसिम का केस हमारे सामने है कि इस पे दावा किया गया कि 462 अरब रुपए का करप्शन हुआ है। इस तरह शर्जील के केस में एक कंटेनर दिखा रहे थे कि ये कंटेनर जो है ये डॉलरों से भरा हुआ है और ये लॉन्च में जा रहा था और ये पकड़ा गया और फिर नेब जाके इनके घर पे छापा मारा रेंजर ने और पता नहीं कितना सोना निकाल दिया। अब वो केस चल रहा है, न डॉलर है न सोना है। तो 18 साल जिस तरह के अब असगर खान का केस है, वो कह रहे हैं कि इसमें तो हम सबूत नहीं दे सकते। तो ये सज़ा से पहला लोगों को सज़ा नहीं देना चाहिए। आप 18 साल लोगों को बदनाम कर 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 के आखिर में 18 साल बाद बयान देते हैं कि उसको मैंने बाइज्जत बरी कर दिया। तो 18 साल अगर आप किसी का मीडिया ट्रायल चलाए और फिर फवाद जैसे लोग और ये मुराद सईद जैसे लोग सुबह और शाम ये चोर डाकू ये 12 साल 13 साल बाद अगर आप उसको बरी करेंगे तो उसका क्या इज्जत होगा। ये माफ गवाह पे मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज करूँ, ये हमने बहुत देख लिया क्योंकि ये करप्शन के केस बहुत पुराने आ रहे हैं और हमारे खिलाफ तो बहुत हुए। जब इदारों के पास कोई सबूत नहीं मिलता है और वो कोई इस तरह का सबूत नहीं ला सकता है कि वो अदालत में पेश करके जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाए उसको मुजरिम साबित करे, तो फिर लोगों पे प्रेशर डालते हैं और उसको वादा मुआफ गवाह बनाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि ये वादा मुआफ गवाह फिर अपने वो गवाही से मुनकर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, इसहाक़ साहब को भी मुशर्रफ ने बनाया था, नवाज शरीफ साहब पे वादा मुआफ गवाह बनाया था, फिर उन्होंने कह दिया कि ज़बरदस्ती मुझे बनाया था। ऐसे मैंने हज़ारों केसों में देखा है कि जहाँ पे सबूत नहीं मिलते तो वहाँ पे वादा मुआफ गवाह और इस तरह की चीज़ें होते हैं। हमारा दरख्वास्त सिर्फ ये है कि भाई बहुत लाजिमी है कि इस मुल्क में करप्शन का एहतसाब हो, लेकिन अगर पीटीआई सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करेंगे या अभी रिसेंटली वो पुराने केसेस तो छोड़ दे कि बीआरटी का 25 अरब से शुरू हो के 1 अरब तक पहुंच गया मालम जब्बा में या खैबर बैंक में या और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें करप्शन के ये रिसेंटली हुकूमत में अभी वो डॉलर जो महंगा हो गया, इस पे भी लोगों का कहना है कि इसमें 100 अरब का इधर उधर का हुआ है। जिन लोगों को पता था उसने मार्केट से डॉलर को उठाया, डॉलर को एकदम महंगा किया और फिर उसको जो है एक दिन में फिर वापस अपनी जगह पे लाया, फिर बेच दिया। ये एलएनजी का जो मसला है इस पे भी लोग कह रहे हैं कि 100 अरब का है। अभी जो ठेका दिया मोमन डैम का अपने मिनिस्टर को, इस पे भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है। तो अगर सबके साथ एक जैसा सलूक हो ज्यादा बेहतर है। दुरुस्त है आपका नुक्ता कलियर हो गया। बैरिस्टर साहब सर ये मुझे बताइएगा, कह सकेगा कि ये इंतकाम हो रहा है ना हम कह सकेंगे कि इंतकाम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब सर ये फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की बरियत के खिलाफ नैब जो है वो बज़िद है कि उसको ख़त्म करवाए और जो सज़ा की मुद्दत है अल अज़ीज़िया केस में उसको भी बढ़ाया जाए।
कानूनी तौर पर इसमें पेचीदगियों का अमल दखल कुछ है, क्योंकि आज भी नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त है उस पर एतराज़ लगा करके और वो वापस कर दिया गया है। एतराज़ लगा करके वापस करना मुस्तरद करना तो नहीं होता। इसका मतलब है कि ये दरख्वास्त बदस्तूर काबिल समाअत है और नवाज शरीफ साहब की जो एक्विटेंस है वो बदस्तूर बहाल हो सकती है, या वो जो सज़ा है अल अज़ीज़िया में वो ख़त्म हो सकती है। मैं सही कह रहा हूँ या कुछ गलतफहमी है? सर ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगा कि जहाँ पे ये जो नैब जो है, जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि वो मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए जाते हैं और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल तक भी है। फिर डिफरेंट केसेस हैं जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट केसेस में जो है ये सज़ा कॉन्करेंट चलेगी या फिर सेपरेटली चलेगी। ये जो है वो फ़र्क वो ये है कि क्या अगर 2-3 केसेस में उनको सज़ा हुई है तो क्या उन 2-3 केसेस की सज़ा अलग अलग, मतलब एक 5 साल है तो फिर 7 साल है तो फिर 3 साल है, तो ये क्या 5, 7, 12 और 3, 15 साल होगी, या फिर जज जो है वो अपना जो है वो उसको कॉन्करेंटली ही चलाएंगे। तो ये भी है। तो अगर जब जहां कॉन्करेंटली चल जाती है, मतलब इसका ये कि जो सबसे ज़्यादा सज़ा है 7 साल वाली वही लेके बस बाकी जो है वो एक साथ ही पीरियड चलेगा उनका, तो मतलब 7 साल में तीनों सजाएं खत्म हो जाएंगी। ये भी जो है वो, तो ऑब्वियसली नैब का ये प्रेफरेंस रहेगी कि वो जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएं और कॉन्करेंट नहीं सेपरेट दिलवाएं, और ये वो जो है वो करते रहेंगे इनके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि देखें, हम एज लॉयर्स या एज लीगल एनालिस्ट तो बातें बिल्कुल कर, ये चीज़ें जो है ये हर एक पाकिस्तानी का जो है वो ये ख्वाब होता है कि जनाब ये जो इतने अरसे से हमारा मुल्क जो है इतना पीछे जा रहा है, तो उसको ये जो हमारी कोर्ट्स, हमारे नैब, हमारे FIA इतना एक्टिव हुए हैं, बिल्कुल जो है वो जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, इस वक्त गवर्नमेंट के अपोजिशन 30 सेकंड रह गए। आपने इनके एक्टिव होने का जिक्र किया, मुझे डर है कि ज्यादा एक्टिव होकर के ये मेरे और आपके पीछे न लग जाएं। मेरा ख्याल है कि बेहतरी इसी में गनीमत जाने, इस मौके को लपेटें और अपनी व्यूवर्स से खुदाफिज करें। व्यूवर्स, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अपने तमाम मेहमानों की आमद का मशकूर हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।